आज हमें सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के मॉड्यूल के सब मॉड्यूल सॉइल इरोजन में, और आज अपना है लेक्चर नंबर 17। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सॉइल इरोजन के बारे में। तो आज अपना सॉइल इरोजन का पार्ट 1। ओके, तो आज अपन डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, देन टाइप्स ऑफ द इरोजन, वाटर इरोजन के मैकेनिक्स के बारे में, फैक्टर अफेक्टिंग द वाटर इरोजन। ठीक है, तो वन बाय वन अपन एक एक स्लाइड में इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सॉइल इरोजन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले उससे पहले समझना जरूरी है कि सॉइल क्या होती है। सॉइल क्या होती है? सॉइल इज द अपर मोस्ट सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज वेदर्ड एंड डिसइंटीग्रेटेड। ठीक है, तो होता क्या है कि जो सॉइल है उसका फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो रॉक्स एक दूसरे से टकराती है और जो पार्टिकल्स हैं धीरे धीरे ब्रेक डाउन होकर और कलीजन के कारण, फ्रिक्शन के कारण वो स्मॉल होते जाते हैं। ठीक है, और स्मॉल होते होते वो एक बेड के फॉर्म में सॉइल की अपर मोस्ट सरफेस पे आ जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं सॉइल। ठीक है, तो जो टॉप 30 सेंटीमीटर लेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ह्यूमंस और एनिमल्स की, ये आपको पता है, क्योंकि जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, वेजिटेशन ग्रोथ वगैरह, वो थोड़ा 30 सेंटीमीटर सॉइल में ही होता है। और अल्टीमेटली जो पार्ट है वनरेबल, ठीक है, जो पार्ट होता है ससेप्टेबल टू इरोजन, ये 30 सेंटीमीटर के पार्ट होता है, वो ससेप्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉइल इरोजन होने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि लैंड सरफेस है, इसमें ये इरोजन हुआ। ओके, तो सॉइल क्या है? सॉइल की वेदरिंग होती है, वेदरिंग विच इज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। मैंने आपको बताया था, इसको अपन बोलते हैं जियोलॉजिकल इरोजन। ठीक है, तो ये नेचुरली होता है। ओके, नेचुरली होता है ड्यू टू द क्लाइमेटिक फैक्टर्स, डिफरेंट टाइप्स के क्लाइमेटिक फैक्टर्स कारण बहुत लॉन्ग टाइम में, ये नोटिसेबल भी नहीं होता अपने लिए, बहुत लॉन्ग टाइम में जो है सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं जियोलॉजिकल इरोजन। इसको नेचुरल या नॉर्मल इरोजन भी बोलते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, और ये नोटिसेबल नहीं होती है। दूसरा है डिग्रेडेशन। होता क्या है कि जब भी कोई ह्यूमन इंटरवेंशंस के कारण ये जो प्रोसेस है बहुत फास्ट होता है। ठीक है, तो वेदरिंग में क्या होता है कि सॉइल फॉर्मेशन होता है। ओके, और सॉइल फॉर्मेशन के बाद में एक सरफेस के फॉर्म में वो अर्थ के जो है अपर मोस्ट सरफेस पे बिछ जाती है। ठीक है, बट डिग्रेडेशन में क्या होता है कि सॉइल सबसे पहले डिटैच होती है, देन ट्रांसपोर्ट होके वो समवेयर एल्स, ठीक है, किसी दूसरे पार्ट में चल जाती है जहां पर उसकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, नीड नहीं होती है, उसकी नीड होती है जहां पर वो एग्जिस्ट कर रही है। ओके, तो ऐसी चीज को अपन बोलते हैं डिग्रेडेशन। ठीक है, डिग्रेडेशन क्या है? डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय द ह्यूमंस। जैसे मान लीजिए कि कोई एक अर्थ सरफेस है वो कॉम्पैक्टेड है। ठीक है, तो उसको कल्टीवेशन पर्पस के लिए अपन ने जो है वो सबसे पहले उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया, उसको लूज कर दिया सॉइल को। ओके, रेनफॉल हुई, रेनफॉल के कारण क्या है कि पानी बह के वो मिट्टी के साथ में, जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कटाव हो गया है, ये इरोजन हो गया है। ठीक है, इसको शीट इरोजन बोलते हैं वैसे। तो यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन डिस्टर्बेंस के कारण ही ये जो वाटर है, सॉरी, ये सॉइल है, इसका मूवमेंट हुआ है। ठीक है, इस टाइप के सॉइल डिग्रेडेशन को बोलते हैं अपन सॉइल इरोजन। ठीक है, जो ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण होता है। इसके एजेंट्स होते हैं मेनली दो, विंड एंड वाटर। और ये नोटिसेबल होता है। ठीक है, ये बहुत फास्ट होता है, ये नोटिसेबल होता है, और ये बहुत हार्मफुल होता है क्लाइमेट के लिए, ठीक है, और सॉइल के लिए। एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं कि जो सॉइल इरोजन होता है एग्रीकल्चर लैंड में ग्रेटर देन नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कोई फॉरेस्ट लैंड हो या नेचुरल वेजिटेशन है, उसमें इस टाइप का जो स्थिति बनती है, इस टाइप की कंडीशन जो बनती है, वो वहां पर ना के बराबर होती है। बट एग्रीकल्चर लैंड में ये बहुत कॉमन है इंडिया में, कि अपन इजीली देख सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड में इस टाइप के इरोजन के फिनोमिना को। ओके, तो ये इरोजन होता है, ये 3 फेजेस का फिनोमिना होता है, 3 फेजेस में पूरा होता है ये। सबसे पहले सॉइल डिटैचमेंट। ठीक है, तो कभी भी कोई भी मान लीजिए कोई वाटर इरोजन हो रहा है, ठीक है, या विंड इरोजन के केस में भी सेम होता है। अगर यहाँ से कोई रेनफॉल हो रही है, रेनफॉल होके ये सरफेस पे इम्पैक्ट करेगी, इम्पैक्ट करने के बाद ये सॉइल पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। ठीक है, डिसइंटीग्रेट होके ये जो है ये डिटैच हो जाएंगे सरफेस से। सरफेस से डिटैच होने के बाद जो फ्लोइंग वाटर है, ये कैरियर का काम करेगा, कैरियर का काम करके इस जो सॉइल पार्टिकल्स है उसको मूव करके कोई दूसरी लोकेशन में ले जाएगा जहां पर इसकी नीड नहीं है, जैसे कोई स्ट्रीम्स में, रिवर बेड में, या फिर अल्टीमेटली ये ओशियंस में। ठीक है, तो ये 3 फेज का फिनोमेना हो गया। सबसे पहले डिटैचमेंट हो गया। ओके, देन जो फ्लोइंग वाटर है, ठीक है, फ्लोइंग वाटर जो है अपने फोर्सेस लगाएगा, ड्राइविंग फोर्स यहाँ पर देगा, और इस जो सॉइल पार्टिकल उसको मूव करेगा, जिसको बोलते हैं अपन ट्रांसपोर्टेशन। और अल्टीमेटली जब वेलोसिटी ऑफ द वाटर रिड्यूस हो जाएगा, या सॉइल पार्टिकल्स में जो है वो एनर्जी लूज हो जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या है कि वो सेटल हो जाएंगे, ठीक है, किसी भी अनदर प्लेस में, तो जिसको बोलते हैं डिपोजिशन। तो ये 3 फेज के फिनोमिना में पूरा इरोजन होता है। तो सबसे पहले सॉइल डिटैचमेंट, रिमूवल ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स हो गया। सो ये डिपेंड करता है पहले तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे, रेनफॉल वेलोसिटी क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, जितनी तेज रेनफॉल आएगी उतना ज्यादा डिटैचमेंट होगा। देन सॉइल पे, सॉइल भी किस टाइप की है, ठीक है, कंडीशन ऑफ द सॉइल कैसी है, उसकी पोरोसिटी कितनी है, उसकी परमिएबिलिटी कितनी है। अगर परमिएबिलिटी हाई होगा तो
इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा, आपको मैंने पहले भी बताया, तो रन ऑफ कम होगा, तो फ्लो वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। रन ऑफ वॉल्यूम कम होगा तो फ्लो वेलोसिटी भी कम होगी, ठीक है। तो कैरिंग कैपेसिटी जो वाटर की वो कम हो जाएगी। तो क्लाइमेटिक फैक्टर भी डिपेंड कर रहा है, सॉइल भी डिपेंड कर रहा है, टोपोग्राफी भी डिपेंड कर रहा है, उसका स्लोप कितना। आपने देखे होंगे हायर स्लोप जो होता है उसमें फ्लो वेलोसिटी ज्यादा होती है, इस कारण से जहाँ इरोजन होता है वो ज्यादा होता है। एंड वेजिटेशन, वेजिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। अगर आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो रेन ड्रॉप के इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे ग्रास सरफेस होती है, ट्रीज होती है, ठीक है, तो रेन ड्रॉप्स के इम्पैक्ट को वो एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। और उसको क्या है कि जो सॉइल है उसको क्लॉग नहीं करती, इस कारण से जो इन्फिल्ट्रेशन है वो ज्यादा होता है वेजिटेटिव सरफेस में। इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा तो रन ऑफ वॉल्यूम कम होगा और इरोजन कम होगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड है अपने पास ट्रांसपोर्टेशन। आपको बताया था मूवमेंट ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स ड्यू टू दिस कैरियर। ओके, तो विंड इरोजन में जो होता है वो मूवमेंट होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द विंड। तो ये कैरियर जो है उनकी जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो किस फॉर्म में होती है। विंड इरोजन की बात करेंगे तो अपन को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो एक सर्टेन हाइट से जो है विंड वो आती है, तो इसलिए अपन इसको कैलकुलेट करते हैं mgh से। h इज द हाइट, g इज द ग्रेविटी एंड m इज द मास ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करता है। वहीं वाटर इरोजन की बात करें तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि कितनी उसकी कैरिंग कैपेसिटी है, कितना वो सॉइल पार्टिकल्स को कैरी कर सकता है। तो अल्टीमेटली वो डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर। ओके, जिसका फॉर्मूला अपन को पता हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। एम इज द मास ऑफ द सॉइल पार्टिकल एंड यहाँ पर जो वी है वो है क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, द मिनिमम वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी फ्लोइंग वाटर आता है तो ऐसा नहीं कि पूरे पार्टिकल्स उसके साथ मूव कर जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी जहां पर क्या होता है कि जो मूवमेंट है सॉइल पार्टिकल्स का वो इनिशिएट होता है, ठीक है, क्योंकि सॉइल पार्टिकल्स भी क्या डिफरेंट साइजेस के होते हैं। स्मॉल ग्रेन्स होती है, मीडियम ग्रेन्स होती है, कोर्सर ग्रेन्स होती है, ठीक है। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है सॉइल की। बट जो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस वेलोसिटी पे फ्लोइंग वाटर की वेलोसिटी पे ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है उसको अपन बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। और क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करती है ग्रेन डाया पे, ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा डाया होगा उतना ज्यादा वो मास कैरी कर सकता है, इसलिए जितना बड़ा ग्रेन डाया होगा उतनी ज्यादा उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। ओके, देन अपन बात करें डिपोजिशन। डिपोजिशन कब होता है कि जब ये सॉइल मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। एक है ना किसी भी टाइम पे जब ये अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सरफेस रेजिस्टेंट हो रहा है, ठीक है, और एक अपोजिट ड्रैग भी लग रहा है, ठीक है। ये दोनों के कारण क्या होता है, इनकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो कंटिन्यूसली रिड्यूस हो जाती है। और ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ये रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इस केस पे क्या डिपोजिशन होगा। एक तो नेचुरली जो डिपोजिशन होता है इस कारण से होता है जब रेजिस्टिव फोर्सेस हो जाते हैं ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और दूसरा क्या है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि कोई जैसे वेजिटेशन आ गया या फिर कोई श्रब्स आ गए या ट्रीज आ गया, ठीक है। तो फ्लोइंग वाटर में क्या होता है कि वो सॉइल पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, ट्रैप करके वो अलाउ करते हैं कि वहीं पर डिपॉजिट हो जाए, ठीक है। तो ऐसे में डिपोजिशन होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है डाया ऑफ द पार्टिकल्स पे। जितना बड़ा डायमीटर होगा उतनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, बट उतना ही ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस भी लगेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है डाया ऑफ द पार्टिकल्स पे। वेजिटेशन मैंने आपको बताया कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं तो वहां पर डिपोजिशन जल्दी हो जाता है रन ऑफ वेलोसिटी पे, क्योंकि जितनी ज्यादा रन ऑफ वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है इरोजिविटी और इरोडिबिलिटी की। होता क्या है कि मान लीजिए वाटर रीजन के केस में अगर कोई रेनफॉल है बहुत तेजी से आ रही है, ठीक है, तो ये रेनफॉल की टेंडेंसी होगी कि यहाँ से जो पार्टिकल्स है उसको डिटैच कर दे, ठीक है। डिटैचमेंट होकर यहाँ ट्रांसपोर्टेशन होगा, देन डिपोजिशन होगा। बट सॉइल पार्टिकल्स भी क्या होते हैं कि उनकी एक ससेप्टिबिलिटी रहती है, हालांकि डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, कि वो इस चीज को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली जब भी कोई भी इरोजिव एजेंट आता है इरोड करने के लिए, डिटैच करने के लिए, तो सॉइल पार्टिकल्स उसके ग्रेन आया, उसका फॉर्मेशन, उसका स्ट्रक्चर सबसे पहले उस चीज को रेजिस्ट करता है। ओके, बट कभी भी क्या होता है कि जब इरोजिव फोर्सेस ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू दिस रेजिस्टेंस, ठीक है, तो रेजिस्टेंस हर एक फेज में होता है, डिटैचमेंट के लिए भी होता है रेजिस्टेंस, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी होता है, डिपोजिशन के लिए भी होता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी होता क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल कैरी करके ले जाता है जब फ्लोइंग वाटर, तो जो सरफेस है, सरफेस रेजिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी ऑफ द वाटर का ड्रैग फोर्स लगता है अपोजिट में, ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, डिपोजिशन भी रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। तो ये तीनों फिनोमेना अपने आप में एक रेजिस्टेंस शो करते हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस होता किस कारण से है, सॉइल जैसे सॉइल ज्यादा कॉम्पैक्ट है, ठीक है, तो वो इजीली डिटैच नहीं होगी। ओके, ट्रांसपोर्टेशन में भी इजीली वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। ओके, तो ऐसे सरफेस के कारण और सॉइल के कारण जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, तो जब भी इरोजिव एजेंट के फोर्सेस जो है वो ग्रेटर हो जाते हैं रेजिस्टिव फोर्सेस से, तो अपन बोल सकते हैं कि वहां इरोजन हो रहा है, ठीक है। तो जो ड्राइविंग फोर्स है ये
इरोजिव एजेंट जो फोर्सेस लगा रहा है जैसे रेनफॉल, उसको अपन बोलते हैं इरोजिविटी। ठीक है, तो इरोजिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इरोजन से। ठीक है, तो ससेप्टिबिलिटी ऑफ द एजेंट टू कॉज द इरोजन। ठीक है, तो अगर विंड की बात करें तो जो रेनफॉल पे डिपेंड करेगा, कितनी ज्यादा उसकी मैग्नीट्यूड है, कितनी ज्यादा डेप्थ है, तो वो कहलाएगी इरोजेटिविटी ऑफ द रेनफॉल। ठीक है, तो जितनी ज्यादा इरोजिविटी होगी उतना ही ज्यादा इरोजन होगा। इरोटिबिलिटी क्या होती है? रेजिस्टिंग फोर्सेस है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन के लिए कुछ रेजिस्टेंस एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सॉइल टू रेजिस्ट द इरोजन। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंट जो सॉइल एक्सर्ट करती है उसको बोलते हैं पर इरोडिबिलिटी। और जब भी जो इरोजन होगा, अगर इरोजिविटी ग्रेटर देन होगी इरोडिबिलिटी। ठीक है, तो ड्राइविंग फोर्सेस अगर ज्यादा हो जाएंगे एज कम्पेयर टू द रेजिस्टिंग फोर्सेस, तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर वो सॉइल डिटैच होके ट्रांसपोर्ट होके कहीं समवेयर एल्स वो डिपॉजिट हो जाएगी, दैट इज इरोजन। सॉइल डिग्रेडेशन, दैट इज द इरोजन। ठीक है, तो इरोजन तब होगा जब इरोजिविटी ग्रेटर देंगी इरोडिबिलिटी के। इसको क्वांटिटेटिव अभी अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली, बट क्वांटिटेटिव एनालिसिस इसका अपन आगे देखेंगे, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। ओके, देन अपन बात करते हैं कौन कौन सी अप्रोचेस हैं। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जस्ट मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको लिया है इसमें। तो कौन कौन सी अप्रोचेस है इरोजन कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो दो तरीके से अपन कर सकते हैं। एक तो अपन जो है इरोजिविटी को कम कर दें, ठीक है, क्लाइमेट की, या फिर दूसरा है एनहेंस द इरोडिबिलिटी। ठीक है, जो रेजिस्टिंग फोर्सेस उसको बढ़ा दें अपन। ठीक है, अगर अपन को इरोजन कम करना है इस कंसेप्ट के हिसाब से, अगर अपन इरोडिबिलिटी को बढ़ा दिए, इरोजिविटी को कम कर दिए, तो इरोडिबिलिटी ग्रेटर देन इरोजिविटी हो जाएगी, तो फिर उस केस में इरोजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इरोजिविटी को कैसे रिड्यूस करें? रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ द रेनफॉल। सबसे पहले रिड्यूस द रेन ड्रॉप इम्पैक्ट। ठीक है, तो हालांकि क्लाइमेटिक फैक्टर है, उस पर अपना कंट्रोल नहीं होता, बट वेजिटेटिव मेजर्स मैंने आपको बताया था कि कोई वेजिटेटिव मेजर्स अगर अपन बनाएंगे तो वो रेन ड्रॉप के इम्पैक्ट है जो उसको कम कर देगा। इस कारण से डिसइंटीग्रेशन भी, सॉरी, जो डिटैचमेंट है वो भी कम होगा सॉइल पार्टिकल्स का, क्योंकि वो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करेंगे सरफेस पे। दूसरा, इन्फिल्ट्रेशन भी ज्यादा होगा, रन ऑफ वॉल्यूम भी कम होगा। ठीक है, रिड्यूस द रन ऑफ बाय इंक्रीजिंग द इन्फिल्ट्रेशन। ये भी मैंने आपको बताया कि वेजिटेशन ज्यादा होगा तो जो सॉइल पार्टिकल्स है उनका डिटैचमेंट भी कम होगा, एज वेल एज उनकी क्लॉगिंग भी नहीं हो पाएगी। क्लॉगिंग नहीं होगी तो इन्फिल्ट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा और रन ऑफ कम होगा। रन ऑफ वॉल्यूम कम होगा तो रन ऑफ वेलोसिटी कम होगी, उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम होगी। ठीक है, इंक्रीज द सॉइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सॉइल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं कि जो सॉइल है उसको पोरस बना देते हैं। पोरस बना देते हैं इस कारण से क्या होता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है सॉइल की। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है सॉइल की, इस कारण से क्या होता है कि रन ऑफ वॉल्यूम कम होता है और वेलोसिटी कम होती है, तो इसलिए इरोजन कम होता है। ठीक है, रिड्यूस द लेंथ ऑफ द स्लोप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसमें क्या करते हैं कि अपन टोपोग्राफिकल ऐसे मेजर्स लेते हैं, ऐसे टोपोग्राफिकल बनाते हैं कि जो उसका लेंथ ऑफ द स्लोप, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्लोप की वेलोसिटी ऑफ द वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जितना ज्यादा लेंथ ऑफ द स्लोप होता है उतनी ज्यादा वो साइमल्टेनियसली बढ़ते जाती है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ द स्लोप को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट कर देते हैं। इस कारण से क्या होता है कि वो धीरे 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 अपनी वेलोसिटी लूज करते जाता है, फ्लोइंग वाटर, उसकी काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाती है और अल्टीमेटली उसकी इरोजिविटी कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इरोजिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है एनहेंस द इरोडिबिलिटी। ठीक है, तो मैकेनिकल और केमिकल कुछ प्रॉपर्टीज होती है सॉइल की, उसको अपन इस तरीके से मेंटेन करते हैं कि उसका जो इनफिल्ट्रेशन है वो एनहेंस हो जाए। ठीक है, तो वो अपन देखेंगे कौन कौन से मैकेनिकल और केमिकल मेजर्स हैं। ठीक है, तो अपन कोशिश करते हैं कि सॉइल को ज्यादा से ज्यादा कॉम्पैक्ट रखें, उसको डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म में ना रखें, है ना। तो इस ऐसे कुछ मेजर्स होते हैं, तो उससे अपन उसकी इरोडेबिलिटी बढ़ाते हैं। कुछ सरफेस रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए भी कुछ मेजर्स होते हैं, तो उसके अपन क्या सरफेस रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो इरोडेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो ये अप्रोच से अपन आगे देखेंगे वन बाय वन। देन अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ इरोजन के। डिफरेंट टाइप्स के इरोजन से जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले है जियोलॉजिकल इरोजन, मैंने आपको बताया था ये लीड्स करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल के। ठीक है, डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द सॉइल डिग्रेडेशन। ये सॉइल डिग्रेडेशन नहीं होता, जैसे आप देखिए ग्रैंड कैनियन है। ठीक है, तो ये भी एक जियोलॉजिकल इरोजन का पार्ट है। ये हजारों ईयर्स, लाखों ईयर्स में ये बना है। ठीक है, ये कैनियन जो बना है, ये अल्टीमेटली देखिए आप इसमें, यहाँ कोई वाटर स्ट्रीम आई होगी, धीरे 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 ये जो सॉइल पार्टिकल्स हैं या फिर रॉक्स हैं उनको निकाल के धीरे धीरे इरोड करके ये ओशन तक ले गई है। ठीक है, बट ये नेचुरल है। ठीक है, इस पे अपना कंट्रोल नहीं होता, ये नोटिसेबल भी नहीं होती। ठीक है, तो धीरे 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 इसकी डेप्थ भी जो बढ़ते जा रही है, ये इसके बैंक्स को इरोड करते जा रही है। ठीक है, तो ये जो है ये नेचुरल है, इसको बोलते हैं अपन जियोलॉजिकल इरोजन। ऑल्सो नोन एज द नॉर्मल और नेचुरल इरोजन। ये नॉर्मली होता है, ये नेचुरल इरोजन होता है ये। ठीक है, देन लॉन्ग प्रोसेस है, नॉन नोटिसेबल है। ठीक है,
देन पर बात करते हैं एक्सेलरेटेड इरोजन। तो आप इसके और इसके कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि नेचुरली यहाँ पर ट्रीज थे, बट ह्यूमन इंटरवेंसेस के कारण क्या होते हैं कि ट्रीज को यहाँ पर कट कर दिए। तो अल्टीमेटली ट्रीज यहाँ पर कट हो गए, तो ये जो सॉइल है ये लूज हो गई, और वाटर फ्लोइंग वाटर के कारण ये जो वाटर है इसको कैरी करके ये ओशन में ले गई। ठीक है, तो ये स्ट्रीम बैंक यहाँ पर बन रहा है। तो इसमें और इसमें कंपेरिजन आप समझ सकते हैं, ये नेचुरली हुआ है इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है, और ये ह्यूमन इंटरवेंसेस के कारण हुआ इसलिए जो ये पूरा बैंक ही अनस्टेबल है, कभी भी कोलैप्स कर सकता है, और ये बहुत रैपिड होता है। ठीक है, हो सकता है कि नेक्स्ट मानसून में ये पूरा इतना पूरा बैंक जो है कट के ओशन में चल जाए, बट ये जो होते हैं नोटिसेबल नहीं होता है क्योंकि ये स्टेबिलिटी के फॉर्म में होता है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, ये ह्यूमन इंटरवेंसेस के कारण होता है। ऐसे इरोजन, ऐसे डिग्रेडेशन को अपन बोलते हैं एक्सेलरेटेड इरोजन। ठीक है, तो इसके एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? विंड या वाटर। मेजर एजेंट्स इसमें दो ही होते हैं, वैसे तो काफी एजेंट्स होते हैं, बट मेजर जो ड्राइविंग फोर्सेस होते हैं, एजेंट होते हैं एक्सेलरेटेड इरोजन के, वो होते हैं या तो विंड या वाटर। ओके, एंड इट लीड्स टू द सॉइल डिग्रेडेशन ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफेरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण। ओके, देन कुछ दूसरे टाइप के इरोजन है, जल्दी जल्दी अपन देख लेते हैं उसको। ग्लेशियल इरोजन। ग्लेशियल इरोजन क्या होता है? आइस इरोजन भी बोलते हैं, ये मेनली ग्लेशियर्स में होता है। आपने देखी होगी बहुत सारी फोटोज आती है अंटार्कटिका में कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो है वो धीरे धीरे आइस जो है, ग्लेशियर्स की आइस जो है वो पिघल रही है। तो पिघलती है तो क्या होता है कि वो अल्टीमेटली एक बड़ा ब्लॉक होता है, धीरे 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 वो पिघलने के कारण वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, अनस्टेबल होके देन वो ओशन में मिल जाता है। ठीक है, एक टाइप का इरोजन ये होता है। दूसरा क्या होता है, कभी कभी इन ग्लेशियर्स के नीचे क्या सॉइल होती है। ठीक है, तो ये ग्लेशियर जब जब भी पिघलते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स के फॉर्म में बनते हैं, तो वो सॉइल को भी कैरी करके दूर ले जा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे इरोजन को बोलते हैं ग्लेशियर इरोजन। ठीक है, ये सिर्फ प्रोमिनेंट होते हैं ग्लेशियल पार्ट में। When the soil comes in contact with the large moving glacier, it stick to it and the base of the glaciers, and this eventually transported with the glacier and as they start। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स जो है वो कभी एक तो खुद की मिट्टी को भी कैरी कर लेते हैं इधर उधर, क्योंकि ये फ्लोट करते हैं ऊपर ओशियन के सरफेस पे या रिवर के सरफेस पे या जहां भी है। और अगर किसी से इनका स्ट्राइकिंग भी होती है तो वहां से भी कुछ मिट्टी को है वो स्टिक कर लेते हैं इनमें। ठीक है, तो इस टाइप के इरोजन को अपन बोलते हैं ग्लेशियर इरोजन। देन बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक इरोजन। एंथ्रोपोजेनिक इरोजन है तो ह्यूमन इंटरवेंसेस के कारण। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सरफेस है ये इरोड हो गई, डिग्रेड हो गई, ये ह्यूमन इंटरवेंसेस के कारण। यहाँ पर कल्टीवेशन हुआ होगा या दूसरी कोई एक्टिविटीज यहाँ पर हुई होगी जो कि प्रॉपर नहीं हुई होगी। इस कारण से क्या होता है कि जो इरोजिव एजेंट है उसकी इरोडेबिलिटी कम हो गई है, इरोजिविटी उतनी ही थी। तो इरोजिविटी जब भी बढ़ जाती है इरोडेबिलिटी से, तो इसको कैरी करके यहाँ से सॉइल पार्टिकल्स यहाँ से चलेगा। ठीक है, तो इस टाइप के इरोजन को बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक इरोजन ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन। ये एक एक्सेलरेटेड इरोजन ही है एक प्रकार से। ठीक है, बट पर्टिकुलरली अगर ह्यूमन इंटरवेंशन हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक इरोजन। ठीक है, देन बात करते हैं पर ग्रेविटेशनल इरोजन जो ड्यू टू द ग्रेविटी। ठीक है, डाउनहिल ऑफ द मूवमेंट ऑफ द रॉक सॉइल एंड द सेडिमेंट प्राइमरी बाय द ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, एग्जांपल है एवलांच और लैंडस्लाइड। आपने देखे होंगे कि लैंडस्लाइड होती है पहाड़ी इलाकों में, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि कोई ग्रेविटेशनल पुल लगता है बहुत तेज, कोई भी सॉइल फॉर्मेशन है। ठीक है, तो वो जैसे ही कभी थोड़ा सा भी उसमें क्रैक्स आ जाते हैं या डिटैचमेंट हो जाता है, तो वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण बहुत फास्ट वेलोसिटी से नीचे आते जाते हैं। ठीक है, और इनका क्या होता है कि जैसे जैसे इनका जो मूवमेंट बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे इनका डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तो ये बहुत सारी सॉइल को और कैरी करते हुए एवलांच के फॉर्म में, लैंडस्लाइड के फॉर्म में इसको जो है डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के इरोजन को बोलते हैं ग्रेविटेशनल इरोजन। ठीक है, तो ये जो है पहाड़ी इलाकों में होते हैं। ठीक है, देन अपन बात करते हैं जूजेनिक इरोजन। ठीक है, जूजेनिक इरोजन और इरोजन ड्यू टू द एनिमल एक्टिविटीज लाइक ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग क्या होता है कि कभी कोई अगर यहाँ पर अच्छी खासी वेजिटेशन है, बट ओवरग्रेजिंग के कारण क्या है, यहाँ पर जो एनिमल्स है वो उनकी चराई की गई। देखिए ह्यूमन, हालांकि अल्टीमेटली ह्यूमन एक्टिविटीज है ये, बट ये एनिमल्स के द्वारा हो रही है, तो ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं एनिमल्स। तो ये क्या है कि ये पूरी लैंड को अनस्टेबल कर दिए, डिस्टर्ब कर दिए। डिस्टर्बेंस के कारण क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पर डिटेचमेंट ट्रांसपोर्टेशन होगा, गलीज फॉर्म होगी, तो अल्टीमेटली ये एरिया इरोड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में अपन को बोलते हैं अपन जियोजेनिक इरोजन। ठीक है, तो अपने इंपॉर्टेंट जो इरोजन है वो जियोलॉजिकल इरोजन अपन ने देख लिया और एक्सीलरेटेड इरोजन। तो ब्रॉडली इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। ओके, देन अपन देखते हैं कि मैकेनिक्स ऑफ द वाटर इरोजन। ठीक है, तो सबसे अब चालू करते हैं अपन वाटर इरोजन के बारे में। ठीक है, तो दो टाइप के इरोजन ही अपन पढ़ेंगे, वाटर इरोजन और विंड इरोजन। ओके, तो पहले अपन बात करते हैं वाटर इरोजन के मैकेनिक्स के बारे में। होता क्या है, ये डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, ये एक सिंगल फेज फिनोमिना नहीं है, ये अपने आप में इटसेल्फ एक मल्टीपल फेज फिनोमिना है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम लैप्स, किस स्टेज में हो रहा है, सरफेस कैसी है, सॉइल कैसी है, तो ये भी अलग अलग फेजेस में होते हैं। ठीक है, तो अपन देखेंगे इसके मैकेनिक्स किस फॉर्म में होते हैं। सबसे पहले हाइड्रोलिक एक्शन। ठीक है, तो कभी भी वाटर आता है
एक छोटा सा वीडियो है, पहले उसको देख लेते हैं, इससे आप काफी कुछ समझ जाएंगे कि इसके मैकेनिक्स किस टाइप से होते हैं। Hydraulic action. Hydraulic action, also known as wave pounding, is when the force of the water itself erodes the land. In rivers, fast-flowing water forces air into cracks in the rock. The pressure builds up, causing the rock to weaken and break apart. In coastlines, powerful waves crash against the cliffs, compressing air into the cracks. Again, over time, this weakens the rock structure, leading to erosion. Hydraulic action can help form caves, arches, and stacks and stumps along the coastline. Step 2. देखिए, इसमें हाइड्रोलिक एक्शन में आपको बताया था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ होता क्या है कि जब भी फ्लोइंग वाटर आता है, ठीक है, तो ये ना जो सॉइल पार्टिकल्स है, ये सॉइल सरफेस उसको कंप्रेस करता है, ठीक है। तो यहाँ जितनी भी सॉइल है, आपको मैंने पहले बताया था कि वो सैचुरेटेड फॉर्म में नहीं होती है, कुछ पोरस नेचर की होती है, उसमें एयर एंट्रैप्ड होती है, ठीक है। तो ये जो वाटर है, ये पुश करता है, कंप्रेस करता है सॉइल को, और जो एयर पार्टिकल्स है उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। इस केस में क्या होता है, अगर वहां से एयर पार्टिकल्स निकल जाते हैं तो वो अपने साथ सॉइल्स को जो है वो भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये डिटेचमेंट हो जाता है, ओके। तो ये बेसिकली होता है हाइड्रोलिक एक्शन। देन अपन सेकंड देखते हैं। Arches and stacks and stumps along the coastline. Step 2. Abrasion. Abrasion, also called corrosion, happens when rocks and sediment are carried by water and thrown against surfaces, wearing them down. In rivers, pebbles scrape along the riverbed and banks. कि एब्रेशन में क्या होता है कि जो फ्लोइंग वाटर है, वो पार्टिकल्स को तो डिटेच कर लिए, तो वो क्या है कि अपने साथ में उसको कैरी करके ले जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन तो हो रहा है, बट होता क्या है कि जो फ्लोइंग वाटर है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है, उसकी एब्रेसिव पावर बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे फ्लोइंग वाटर है, ये पार्टिकल्स को उन्होंने पहले रिमूव कर लिए, ये पार्टिकल्स को अपने साथ कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, इनका मूवमेंट होता है इनके बैंक्स में, इनके बेड्स में, ठीक है। तो ये और ज्यादा फोर्सेस से जो है जो पार्टिकल्स है उसको डिटेच करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन एब्रेशन। इस पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये पार्टिकल्स हैं, ये सिर्फ स्मॉल साइज की नहीं होती, बड़े बड़े ब्लॉक्स भी होते हैं, बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं, ठीक है। तो वो जितने बड़े साइज होते हैं और ज्यादा उसको इरोड करते हैं, ओके। Gradually eroding away. On coasts, waves pick up sand, pebbles, and rocks, smashing them against the cliffs and grinding them down like sandpaper. Abrasion plays a major role in forming wave-cut platforms and widening river channels. Step 3. Attrition. Attrition occurs when rocks and pebbles collide with each other, breaking into smaller, smoother, and rounder pieces. Unlike other types of erosion, attrition does not directly erode the land, it affects the material being transported by the water. Over time, rocks become smaller and rounder and smoother, forming shingle on beaches or fine sand along rivers and coasts. तो एट्रिशन में क्या हो रहा है कि ये जो बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, बड़े बड़े जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करके ये धीरे धीरे जो है ये स्मॉलर बनते जाते हैं, ठीक है, छोटे बन जाते हैं, राउंडर बनते जाते हैं, ठीक है। तो ये हालांकि अल्टीमेटली ये डिटेच नहीं कर रहे हैं, इरोड नहीं कर रहे हैं बैंक्स को, ठीक है, बट धीरे धीरे इनका साइज छोटे होते जाते हैं। तो आपने देखे होंगे जो रेत बनती है, ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं जैसे ये रॉक्स है वो ब्रेक डाउन होके यहाँ पर अल्टीमेटली फाइन सैंड बना रहा है, ठीक है। जो रेत होती है, बजरी होती है, जिसको अपन बोलते हैं, जो नालों में रिवर्स में होती, वो इस फिनोमेना के कारण होती है। वहीं आप बीचेस में देखेंगे, जो बीचेस है उसमें ये बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, ये धीरे धीरे जो है वो फाइन सैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस फिनोमेना के कारण इसको अपन बोलते हैं एट्रिशन। तो एट्रिशन ओनली इरोड्स द मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सिर्फ इरोड किसको कर रहे हैं, जिस बड़े बड़े पार्टिकल्स को एब्रेशन के जो फिनोमेना था उसमें जो पार्टिकल्स बड़े बड़े जो ब्लॉक्स हैं उनको कैरी कर रहे थे, उन्हीं को अल्टीमेटली इरोड कर रहे हैं। एडिशनल इरोड ये नहीं कर रहे हैं बैंक्स को या बेड्स को, ठीक है।
Attrition helps to shape beaches, turning jagged rocks into smooth pebbles and sand over time. Step 4, solution. Solution, also known as corrosion, is a chemical process where water dissolves certain types of rock. In rivers, acidic water reacts with soluble rocks like limestone and chalk, gradually dissolving them. On coasts, seawater contains में क्या होता है कि एसिडिक नेचर के होते हैं रिवर्स, आपको पता है। तो एसिडिक नेचर होने के कारण क्या होता है, कभी कभी रॉक्स में मिनरल्स होते हैं, उससे केमिकली रिएक्ट हो जाते हैं। केमिकली के रिएक्ट होने के कारण क्या है कि वो मिनरल्स जो है वो पानी के साथ घुल के चले जाते हैं और जो सॉइल है उसको लूज कर देते हैं। ठीक है, सॉइल को लूज करने के कारण क्या होता है कि वो जो सॉइल है वो डिटैच हो जाती है। ठीक है, तो ये 4 फेजेस होते हैं डिटैचमेंट के। ओके, तो अपन इसको ये वन बाय वन वापस से देख लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोलिक एक्शन मैंने आपको बताया था, वाटर पुशेस द एयर एंटर बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स व्हिच डिटेच द सॉइल पार्टिकल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो वाटर है वो पहले पुश करता है एयर, जो एंट्रैप होती है सॉइल पार्टिकल्स में, और उस एयर को एयर को वापस खींचता बाहर। इस कारण से क्या, जो सॉइल पार्टिकल वो भी डिटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि वाटर ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है यहाँ पर डिटैच सॉइल पार्टिकल के डिटैचमेंट के लिए। ठीक है, तो एब्रेशन क्या होता है, द सॉइल पार्टिकल्स मिक्स विद द वाटर एंड इंक्रीज इट्स इरोसिव पावर व्हिच लीड्स टू द इरोड द मोर। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था जो सॉइल पार्टिकल्स बड़े ब्लॉक्स वगैरह भी होते हैं वो इस फ्लोइंग वाटर के साथ कैरी हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और ये इसका इरोसिव पावर, ठीक है, बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एब्रेसिव पावर। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे है कि ड्यूरिंग फ्लड जो होता है, फ्लड्स में आपने देखे हैं कि जो बैंक्स होते हैं वो ज्यादा इरोड होते हैं। ठीक है, जो मडी वाटर है उसकी ज्यादा फोर्सेस होते हैं बैंक्स को इरोड करने के एज कम्पेयर टू द नॉन फ्लड सीजन है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि जब भी बाढ़ आती है तो आप देखिएगा कि जो बैंक्स होते हैं वो जल्दी कटाव, बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी इसीलिए आती है क्योंकि जो एब्रेसिव पावर है वाटर का वो बढ़ जाता है। किस कारण से, क्योंकि उसमें जो सॉइल पार्टिकल्स है, ब्लॉक्स हैं, ठीक है, तो वो उसको कैरी करके ले जाता है, उनके मूवमेंट के कारण वो जल्दी और कटाव बढ़ जाता है। ठीक है, एट्रिशन में क्या करते हैं कि ये जो एब्रेसिव जो मटेरियल था, ठीक है, एब्रेसिव जो पार्टिकल सॉइल पार्टिकल्स थे, ये एक दूसरे से कलाइड करते हैं और उनका मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होकर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस कारण से क्या हो रहा है कि ये मटेरियल जो कैरी करके ले जा रहे थे ये तो अल्टीमेटली इरोड हो रहा है। ठीक है, वो ब्रेकडाउन होके जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स में बदल रहे, एक प्रकार से उनका इरोजन हो रहा है। बट ये इटसेल्फ एट्रिशन के प्रोसेस में कोई इरोजन नहीं होता बैंक्स में या बेड में। ठीक है, बट वो इरोड कर रहे हैं जो पार्टिकल्स हैं एब्रेसिव में। ठीक है, तो mechanical breakdowns of the particles into the small portions due to collisions so mix with the water and increases erosive power to erode more। ठीक है, then solution में क्या होता है, predominant in those areas when there is a minerals or any other materials which reacts with the water and removal of the minerals disintegrate the soil particles and transport it। ठीक है, तो कोई भी एसिडिक वाटर होता है रिवर में, वो कोई रॉक से उसमें मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल भी है, एसिडिक वाटर ऑफ द रिवर रिएक्ट्स विद द कैल्शियम कार्बोनेट्स ऑफ द रॉक्स एंड सॉइल एंड फॉर्म द कैविटीज। ठीक है, तो ये रॉक्स में क्या करते हैं कि कोई भी सॉइल में जो भी मिनरल पार्टिकल्स हैं जो केमिकली रिएक्ट कर जाते हैं वाटर के कारण, डिटैच हो जाते हैं, इस कारण से वहां कैविटीज बन जाती है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन का पार्ट होता है। तो ये 4 चीजें होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है सॉइल डिटैचमेंट के लिए। अब अपन बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी 4 फेज का फिनोमिना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सॉल्युबल केमिकल्स। तो ये सेम वही चीज है जो मैंने आपको बताया हूँ सॉल्यूशन वाले पार्ट में, कि जो वाटर होता है वो कुछ केमिकल्स होते हैं वो उसमें घुल जाते हैं, सॉल्युबल केमिकल्स होते हैं। ठीक है, सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं वो उसमें घुल जाते हैं और उसको वो ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, दूसरा सस्पेंशन। सस्पेंशन होता है कि बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जैसे आप क्ले पार्टिकल्स बोल सकते हैं, वो वाटर में घुल जाते हैं और इजीली वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन फॉर्म में होते हैं, मतलब वो सस्पेंडेड होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, वो वाटर के साथ में, और वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। सॉल्टेशन में क्या होता है, इसमें मीडियम साइज के जो पार्टिकल्स है, ठीक है, तो मीडियम साइज के पार्टिकल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस। ओके, और सरफेस क्रीप में क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कोसर पार्टिकल, बड़े पार्टिकल्स होते हैं। हालांकि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, साइज ऑफ द पार्टिकल्स की और किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि वो वाटर के साथ सॉल्यूशन बना के सॉल्यूबल मिनरल्स होते हैं तो वो सॉल्यूशन बना के कैरी करते हैं, तो उनका जो डिस्टेंस होता है जहां तक वाटर फ्लो करता है वहां तक वो चल जाते हैं। सस्पेंशन में क्या होता है कि स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं तो वो सॉल्यूशन के फॉर्म में जाते हैं। ठीक है, सॉरी, सस्पेंशन के फॉर्म में जाते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, तो उनका जो ट्रैवलिंग है एज कम्पेयर टू तो सॉल्यूशन कम होती है। ठीक है, तो जैसे रेजिस्टेंस फोर्सेस बढ़ जाएंगे, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो वो उसको डिपॉजिट कर देंगे। ओके,
सॉल्टेशन में क्या होता है, थोड़े मीडियम साइज के पार्टिकल्स होते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि पार्टिकल साइज पे उसके क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करती है, ठीक है। तो उनका जो लेंथ ऑफ द ट्रैवल है, क्रिटिकल वेलोसिटी अचीव हो गई है, ठीक है। जैसे जैसे वेलोसिटी कम होती जाएगी, ठीक है, तो इनके लिए क्या क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो ज्यादा जल्दी अपनी वेलोसिटी लूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल्स का जो ट्रैवलिंग है, डिस्टेंस है, वो कम होता है, ठीक है। और इनका जो मूवमेंट करने का फिनोमेना वो भी डिफरेंट होता है। जैसे सस्पेंशन में आप देख लीजिए, सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं वाटर के साथ, ये सस्पेंडेड फॉर्म में जो ट्रांसपोर्ट करते हैं। वहीं अपन बात करें साल्टेशन में, तो जो मूवमेंट होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये जंप करके एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, देन दूसरी जगह तीसरी जगह जाएंगे, तो इस टाइप का मूवमेंट रहता है सॉल्टेशन में, क्योंकि जो पार्टिकल साइज है बड़े हो जाते हैं, थोड़े हैवी हो जाते हैं। सरफेस क्रीप में क्या होगा कि काफी ज्यादा बड़े पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए वो रोलिंग के फॉर्म में जाएंगे ओवर द सर्फेस, ठीक है। स्लाइड स्लाइड कभी बाउंस करेंगे, देन रोलिंग के फॉर्म में जाएंगे। ओके ओके, तो जंपिंग और क्रीपिंग मूवमेंट होता है ओवर द बेड, कैरिड ओवर द स्मॉल डिस्टेंस। ये जितना ज्यादा भारी हो जाएगा सॉइल पार्टिकल्स, उतना ही ज्यादा उसका जो डिस्टेंस है वो कम होगा, ठीक है। सॉल्टेशन एंड सरफेस की प्लेज अ मेजर रोल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन वाला फिनोमेना होता है, उसमें ज्यादातर जो सॉइल पार्टिकल मूवमेंट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्टेशन और सरफेस क्रीप होता है। ओके, तो ये चार चीजें होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। लास्ट अपन देखते हैं डिपोजिशन के लिए। डिपोजिशन क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया था, व्हेन रेजिस्टिंग फोर्सेस एक्सीड्स द फोर्सेस ऑफ द फ्लोइंग वाटर, देन द डिपोजिशन इज ऑकर्स। आपको मैंने पहले भी बताया था, जब इरोडिबिलिटी बढ़ जाती है, इरोडिबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, सॉइल पे और सरफेस रेजिस्टेंस पे, टाइप ऑफ द सरफेस पे। जब ये रेजिस्टिव फोर्सेस बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू द इरोजिविटी, देन इरोजन नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा डिपोजिशन हो रहा है। ओके, sometimes the presence of the vegetation, stones and trees or the shrubs trap these particles and allow them to settle। ये मैं भी आपको पहले बताया था कि कोई भी एब्स्ट्रैक्शंस आते हैं, वेजिटेशन आते हैं, श्रब्स आते हैं, तो वो उस सॉइल पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, ट्रैप करके वो उसको अलाउ करते हैं कि वहीं पर सेटल हो जाए, ठीक है। तो ये डिपोजिशन होता है। देन अपन बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द वाटर इरोजन, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर, ठीक है। क्लाइमेटिक फैक्टर पे जो प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं वो इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल है, ज्यादा इंटेंसिटी होगी, ज्यादा रन ऑफ वॉल्यूम होगा, ज्यादा वेलोसिटी होगी, ज्यादा इरोजन होगा। ड्यूरेशन भी डिपेंड करता है इरोजन पे, ठीक है। जितने ज्यादा ड्यूरेशन के लिए होगा रेनफॉल, उतना ज्यादा इरोजन होगा। रेन ड्रॉप साइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेन ड्रॉप साइज, क्योंकि रेन ड्रॉप साइज ही अल्टीमेटली डिटेचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो जितना बड़ा रेन ड्रॉप साइज होगा, उतना ज्यादा डिटेचमेंट होगा, उतना ज्यादा इरोजन होगा। टेम्पोरल यूनिफॉर्मिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई रेनफॉल है वो कंसिस्टेंटली एक इंटेंसिटी से आ रही है, ठीक है, कंसिस्टेंटली एक इंटेंसिटी से अगर वो आ रही है, तो वो ज्यादा जो है इरोड करेगी। तो वो कंसिस्टेंटली आ रही है, तो वो क्या है, कम इरोड करेगी एज कंपेयर टू, क्योंकि होता क्या है कि डिफरेंट फेजेस में उसका जो है वो सेचुरेशन मिलता है, ठीक है। तो सेचुरेशन डिफरेंट फेजेस में मिलता है, इसलिए जो एब्स्ट्रैक्शन लॉसेस वो भी डिफरेंट होते हैं। ओके, तो जो भी टेम्पोरल यूनिफॉर्मिटी मिलती है, इसका मतलब है कि रेनफॉल जो है उसका पैटर्न यूनिफॉर्म है टेम्पोरली। तो वो क्या है कि उसका एक एक बार उसका इंटरसेप्शन लॉसेस या फिर जो भी एब्स्ट्रैक्शन है वो पूरे हो चुके हैं, ठीक है। अब कंसिस्टेंटली आ रही है, तो वो कंसिस्टेंटली रन ऑफ में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, बट क्या होता है कि जब भी ये कंसिस्टेंसी डिस्टर्ब होती है, ठीक है, टेम्पोरली यूनिफॉर्मिटी डिस्टर्ब होती है, उस कारण से क्या होता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल बढ़ रही, कम हो रही, बढ़ रही, कम हो रही, इस कारण से क्या होता है, जो इरोसिव पावर है वो बढ़ जाती है और अल्टीमेटली इरोजन ज्यादा होता है। ओके, द सेकेंडरी फैक्टर है टेम्परेचर और विंड वेलोसिटी, जो उतना ज्यादा इरोजन को अफेक्ट नहीं करते। देन अपन बात करते हैं सॉइल प्रॉपर्टीज की। सेकंड है सॉइल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सॉइल प्रॉपर्टीज में क्या है, इरोजन को कौन कौन सी डिपेंड करती है देख लेते हैं अपन। तो ये है सॉइल प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है वो है परमिएबिलिटी और एंटीसीडेंट मॉइस्चर कंडीशन, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि परमिएबिलिटी और एंटीसीडेंट मॉइस्चर कंडीशन दोनों इन्फ्लुएंस करती है इनफिल्ट्रेशन से, ठीक है। तो अपन देख सकते हैं कि जिसके ज्यादा परमिएबिलिटी होगी उसमें इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा ज्यादा होगा, तो इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा तो जो रन ऑफ होगा वो कम होगा, ठीक है। रन ऑफ वॉल्यूम कम होगा, इसलिए रन ऑफ की जो कैरिंग कैपेसिटी वो कम होगी, इसलिए में जो इरोजन है इसमें इस केस में कम होगा, ठीक है। वही एंटीसीडेंट मॉइस्चर कंडीशन की बात करें, अगर मॉइस्चर इनिशियल सॉइल मॉइस्चर अगर ज्यादा होगा तो उसमें रन ऑफ जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि अपन ने पहले भी देखे थे कि इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है तो रन ऑफ वॉल्यूम बढ़ जाता है, रन ऑफ वॉल्यूम बढ़ता है तो उसमें इरोजन बढ़ जाता है, ठीक है। तो परमिएबिलिटी है वो एसोसिएटेड है इन्फिल्ट्रेशन रेट से, और एएमसी एसोसिएटेड है सॉइल कवर से। सॉइल कवर अपन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपन एएमसी को एनहेंस कर सकते हैं बाय यूजिंग द सॉइल कवर लाइक द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अगर उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके सरफेस पे सॉइल के ऊपर ज्यादा होंगे
तो उस कारण से उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए उसका ईएमसी बेटर होगा। ईएमसी बेटर होगा तो उसकी जो इन्फिल्ट्रेशन है वो ज्यादा होगा और रन ऑफ वॉल्यूम कम होगा और इरोजन कम होगा। ठीक है, तो ईएमसी और परमिएबिलिटी ये दो प्रॉपर्टीज हैं सॉइल की जो इरोजन को अफेक्ट करती हैं। ओके, ये भी अपन ने देखे थे, इन्फिल्ट्रेशन रेट इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल, देन नो रन ऑफ ऑकर, सो देयर इज नो इरोजन। ठीक है, तो इन्फिल्ट्रेशन रेट या बेसिकली अगर टेक्निकल टर्म में बात करें तो ये है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो अपन ने पहले भी देखे थे इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन रेट जो सॉइल अलाउ करती है थ्रू इट, ठीक है, थ्रू द पोरस मीडिया। ओके, अगर इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ग्रेटर होगी इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल की, इसका मतलब है कि वहां पर रन ऑफ नहीं होगा, रन ऑफ नहीं होगा तो वहां इरोजन नहीं होगा। ये चीज अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हाइड्रोलॉजी में, इन्फिल्ट्रेशन के पार्ट में। देन अपन बात करते हैं वेजिटेशन। मैंने आपको बताया था वेजिटेशन होती है तो एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, इसलिए वहां पर इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होता है, और इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होता है इस कारण से वहां रन ऑफ कम होता है, इसलिए वहां पर इरोजन कम होता है। ठीक है, इंटरसेप्शन लॉसेस वेजिटेशन पे ज्यादा होते हैं, इस कारण से क्या होता है कि एब्स्ट्रक्शन ज्यादा होते हैं, रन ऑफ कम होता है, इरोजन कम होता है। इस एनहांस द डिपोजिशन, मैंने आपको बताया था कि वेजिटेशन ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं और वो वाटर सॉइल पार्टिकल्स है जो वाटर के साथ मूव कर रहे हैं उनको अलाउ करते हैं कि वहां सेटल हो जाए, इसलिए डिपोजिशन बेटर होता है। रूट सिस्टम मेक द सॉइल पोरस विच इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द रिड्यूस द इरोजन। ठीक है, तो ये फिनोमिना अपन देखते हैं जो ट्रीज के रूट सिस्टम्स होते हैं वो सॉइल को पोरस कर देते हैं। पोरस होने के कारण क्या होता है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो ज्यादा होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है तो वहां पर ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता है, रन ऑफ कम होता है, इसलिए इरोजन कम होता है। ओके, देन अपन बात करते हैं टोपोग्राफिकली। टोपोग्राफी में दो पैरामीटर हैं जो अफेक्ट करते हैं इरोजन को, एक है लैंड स्लोप और एक है लेंथ ऑफ द स्लोप। ठीक है, तो वन बाय वन अपन देखते हैं। लैंड स्लोप, लैंड स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इरोजन के, जितना ज्यादा लैंड स्लोप होगा उतना ज्यादा इरोसिव फ्लोइंग वाटर वेलोसिटी होगी, फ्लोइंग वाटर वेलोसिटी इतनी ज्यादा होगी इसलिए इसमें इरोसिव पावर उतना ज्यादा होगा, इरोसिविटी ज्यादा होगी इसलिए इरोजन ज्यादा होगा। ठीक है, ये स्टडीज से कुछ डेटा को ऑब्जर्व किए थे, उसके अपन डिस्कशन कर लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ द स्लोप ऑफ द लैंड। ठीक है, और अपन को एक बात पता है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इससे अपन ये बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप ऑफ द लैंड। ठीक है, तो अगर अपन स्लोप अगर 4 टाइम्स बढ़ाते हैं तो अपना जो वेलोसिटी है वाटर की वो 2 टाइम्स बढ़ जाती है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी अपनी 4 टाइम्स। ठीक है, कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वही ट्रांसपोर्टेशन की बात करें जी, कितना ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, ये क्वांटिटेटिव मेजर है, ये क्वांटिटेटिवली बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का। तो ट्रांसपोर्टेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 8s। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन कितना बढ़ जाएगा, 32 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 8 मल्टीप्लाई बाय द स्लोप। ठीक है, तो स्लोप का 4 टाइम्स बढ़ा है तो ट्रांसपोर्टेशन 32 टाइम्स बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V⁶ के। V कितना है अपने को ये पता है, V 2 टाइम्स बढ़ा है, तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन होगा वो होगा अपने पास 64 टाइम्स। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन से आए हैं, इसको याद कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत पूछते हैं कि अगर अपने पास स्लोप जो 4 टाइम्स बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वेलोसिटी है वो अंडर रूट एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट एस के, तो वो 2 टाइम्स बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन 32 टाइम्स बढ़ता है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज ट्रांसपोर्टेड इज इक्वल टू 64 टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो V⁶ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो ये अपन ने देखे थे Q इक्वल टू ए मल्टीप्लाई विद V⁶। ये ऑब्जर्वेशन एम्पिरिकल इक्वेशन है, ऑब्जर्वेशन से आए हैं, ये जो है वो कोफिशिएंट है। ठीक है, देन अपन बात करते हैं शेप ऑफ द स्लोप्स। ठीक है, तो जो स्लोप का शेप होता है उस पे भी जो इरोजन है वो कम ज्यादा होता है, वो देख लेते हैं अपन कैसे होगा। ठीक है, तो एक अपन ने फिनोमेना देखे हैं, द बेस ऑफ द स्लोप इज मोर इरोडेबल देन द टॉप ड्यू टू द मोर वेलोसिटी ऑफ द वाटर। ये अपन ने पहले देखे हैं कि जो जैसे जैसे स्लोप नीचे आते जाता है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है वाटर की, क्योंकि मोमेंटम जो है वाटर का, फ्लोइंग वाटर का, वो बढ़ते जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे जो वाटर नीचे आता है वो धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी बढ़ाते जाता है, उसका मोमेंटम बढ़ते जाता है, इसलिए जो नीचे वाला पार्ट है वो ज्यादा वनरेबल होता है इरोजन के एज कम्पेयर टू द टॉप पार्ट। ठीक है, तो आप देखना जब भी गलिंग फॉर्म होती है इरोजन में, अपन पढ़ेंगे आगे गलीज फॉर्म होती है, तो गलीज है जो वो बॉटम में फॉर्म होती है। ठीक है, ये अपन फिनोमिना अपन प्रैक्टिकली देख सकते हैं। ठीक है, तो जो बेस होता है वो ज्यादा ससेप्टेबल होता है इरोजन के एज कम्पेयर टू द टॉप। इसी कारण से अपन ने बात की थी लेंथ ऑफ द स्लोप की, तो धीरे धीरे क्या अपन इस लेंथ ऑफ द स्लोप को, यहाँ पर जो स्लोप लेंथ है वो बढ़ रही है। ठीक है, एक सिंगल स्लोप लेंथ है, इस कारण से उसका मोमेंटम बढ़ रहा है फ्लोइंग वाटर का। अपन यहाँ बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट कर दे डिफरेंस मेजर्स से, तो उसका लेंथ ऑफ द स्लोप है वो कम हो जाएगा। लेंथ ऑफ द स्लोप कम होगा तो उसका मोमेंटम कम होगा फ्लोइंग वाटर का, और जो मोमेंटम कम होगा इस कारण से क्या होता है कि उसको इरोसिव पावर कम हो जाएगा। ठीक है, तो 3 तरह के शेप होते हैं स्लोप्स के, अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्वेक्स स्लोप। कॉन्वेक्स स्लोप इस टाइप का होता है। ठीक है,
तो कॉन्वेक्स स्लोप में क्या होता है, इस टाइप के माउंटेन्स का स्लोप होता है, स्टीपनेस इंक्रीजेस टुवर्ड बॉटम, जैसे जैसे अपन बॉटम में जाएंगे तो इंक्रीज होते जाएगा स्लोपनेस, देन दो नो डिपोजिशन एट बॉटम, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कोई रेनफॉल गिर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर जो सॉइल पार्टिकल है वो डिटैच हो जाए, डिटैच होके यहाँ पर स्टीपनेस बढ़ रही है, इसके कारण क्या होता है, फ्लोइंग वाटर जो है वेलोसिटी बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर डिपोजिशन नहीं होता है, ठीक है। इस टाइप के स्लोप में, इस टाइप की जो टोपोग्राफी होती है कॉन्वेक्स वाली, उसमें जो होता है इरोजन ज्यादा होता है, उसमें डिपोजिशन नहीं होता। वहीं अगर बात करें अपन कॉन्केव स्लोप्स की, ठीक है, तो कॉन्केव स्लोप्स जो होता है वो इस टाइप से होता है, ओके। तो अगर कोई रेनफॉल इरोजन, अगर इरोजिविटी यहाँ बढ़ रही है या रेनफॉल कोई हो रही है, तो सॉइल पार्टिकल यहाँ डिटैच हो रहा है, धीरे धीरे इसका जो स्लोप है वो डिक्रीज होते जाता है, ठीक है। जो स्टीपनेस है विद रिस्पेक्ट टू द फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज होती है, ठीक है। अगर स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो जो फ्लोइंग वाटर वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही, नीचे आके ये कांस्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पर क्या है कि उसकी फ्लोइंग वाटर वेलोसिटी कम हो जाती है। ऐसे केसेस में क्या होता है कि रेजिस्टिंग फोर्सेस बढ़ जाते हैं और यहाँ पर जो है वो डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इरोजन कम होता है कॉन्केव स्लोप में एज कम्पेयर टू द कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कॉन्वेक्स में कोई डिपोजिशन नहीं हो रहा, इसमें डिपोजिशन हो रहा है। तो अपन देख सकते हैं कि स्टीपनेस डिक्रीजेस टुवर्ड द बॉटम, ठीक है, इसकी स्टीपनेस कम होती है, तो डिपोजिशन एट द बॉटम, ये डिपोजिशन होता है, और समटाइम फॉर्म द गलीज एट द बॉटम। हालांकि ये क्या होता है कि वेलोसिटी कम होती है बट वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होता है, तो कभी कभी क्या होती है कि बॉटम में गलीज को फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये जनरल फिनोमिना में भी अपन देखें कि जो गलीज होती है वो बॉटम में फॉर्म होती है, और कॉन्केव स्लोप में भी ये होता है कि जो गलीज होती है वो बॉटम में फॉर्म होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कंबाइंड स्लोप होता है, पहले स्लोप जो है वो कॉन्वेक्स हुआ देन कॉन्केव हुआ, ओके। तो ये ट्रेंड अपन ने देखे कि इरोजन कॉन्वेक्स में सबसे ज्यादा होता है, देन कॉम्प्लेक्स में, और सबसे कम होता है कॉन्केव में, क्योंकि कॉन्केव में होता है डिपोजिशन। कॉम्प्लेक्स में चांसेस होते हैं डिपोजिशन के, बट वो कॉन्वेक्स टोपोग्राफी के कारण क्या होता है कि स्टिल बहुत मोमेंटम होता है वाटर का, इस कारण से यहाँ पर डिपोजिशन होता है, बट एज कम्पेयर टू द कॉन्केव टोपोलॉजी वो कम होता है, ठीक है। तो ये है इरोजन का डिफरेंस स्लोप्स के लिए, ओके। तो ये अपना एंड ऑफ द लेक्चर 70। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ओके। थैंक यू।